तो जनवरी 2025 हेडलाइन से भरा हुआ, शोर शराबे से भरपूर, लेकिन इस सब के बीच असल में हो क्या रहा था? वो कौन से सिग्नल्स थे जो हमें भारत के फ्यूचर की एक झलक दे रहे थे? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है कि इस महीने की सारी हलचल के पीछे वो असली संकेत क्या थे। चलिए इन बिखरी हुई कड़ियों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की इकोनॉमिक पल्स की, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक तरफ तो जबरदस्त रिकॉर्ड बन रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ वार्निंग साइंस भी हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलिए शुरुआत एक बहुत बड़े नंबर से करते हैं, $129 बिलियन। जी हां, ये वो पैसा है जो विदेश में रहने वाले भारतीयों ने 2024 में घर भेजा। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। और जब हम इसे दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर करते हैं तो ये नंबर और भी इंप्रेसिव लगता है। देखिए, भारत का हिस्सा 14.3% पर पहुंच गया है, जो दूसरे बड़े देशों से कहीं ज्यादा है। वहीं चीन का हिस्सा वो अब सिर्फ 5.3% रह गया है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये ग्लोबल इकोनॉमिक पावर में हो रहे एक बड़े शिफ्ट का साफ साफ इशारा है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जहां बाहर से पैसा आ रहा था, वहीं देश के अंदर हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ी सुस्ती नजर आई। फैक्ट्री एक्टिविटी पिछले 1 साल के सबसे लो लेवल पर पहुंच गई। और यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ तो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 1991 से करीब 17% पर ही रुका हुआ है, मतलब कोई बड़ी ग्रोथ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इसी सेक्टर में नौकरियां लगातार बढ़ रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सेक्टर बिना ज्यादा ग्रो किए भी जॉब्स क्रिएट करता रहेगा? ये एक ट्रिकी सिचुएशन है ना। पर इकोनॉमिक फ्रंट पर एक और अच्छी खबर भी थी। हमारी भारतीय कॉफी ने कमाल कर दिया। पहली बार एक्सपोर्ट का आंकड़ा $1.15 बिलियन के पार चला गया। इसकी एक बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट में बढ़ी कीमतें और दूसरे देशों में सप्लाई की कमी थी। अर्थव्यवस्था के बाद अब रुख करते हैं ग्लोबल स्टेज का। देखते हैं कि इस बदलती दुनिया की कूटनीतिक बिसात पर भारत अपनी चालें कैसे चल रहा है। भारत चीन सीमा विवाद को ठीक से समझने के लिए हमें चीन की इस पुरानी पॉलिसी को जानना होगा, 5 फिंगर पॉलिसी। असल में यही पॉलिसी तिब्बत और उसके आसपास के भारतीय इलाकों पर चीन के दावों का आधार है और यही तनाव की असली जड़ भी है। और हाल ही में ये तनाव तब और बढ़ गया जब चीन ने लद्दाख में 2 नए एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज बनाने का ऐलान कर दिया, जिसका कंट्रोल भारतीय इलाके में आता है। भारत ने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और बॉर्डर पर डिप्लोमैटिक टेंशन एक बार फिर से गहरा गया। अब बात तालिबान की। भारत का तालिबान के साथ एंगेजमेंट कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे कई बड़ी जियोपॉलिटिकल वजह हैं। एक तरफ पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, दूसरी तरफ चीन का असर बढ़ रहा है और फिर अमेरिका की बदलती पॉलिसी और रूस का नया एंगल। ये सब मिलकर भारत को अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने को मजबूर कर रहे हैं। अमेरिका में नए एडमिनिस्ट्रेशन के आने से भी भारत के लिए चीजें बदल रही हैं। एक तरफ रूसी तेल पर सैंक्शंस और सख्त वीजा नियमों जैसी चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ चीन के खिलाफ कड़ा रुख भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए नए दरवाजे भी खोल सकता है। चलिए अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत कौन से बड़े दांव लगा रहा है जो आने वाले कल की तस्वीर तय करेंगे? आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, ग्रीन जीडीपी। आसान भाषा में कहें तो ये नॉर्मल जीडीपी का ही एक वर्जन है, जिसमें से हम इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण एनवायरनमेंट को हुए नुकसान की कीमत घटा देते हैं। मतलब ये तरक्की को नापने का एक ज्यादा सस्टेनेबल तरीका है। और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं रह गई है, छत्तीसगढ़ ने इसे असलियत में कर दिखाया है। ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने जंगलों की कीमत को सीधे अपनी ग्रीन जीडीपी से जोड़ा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। स्पेस में इसरो एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन पर काम कर रहा है जिसका नाम है स्पेडेक्स। इसका सीधा सा मकसद है अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ना और फिर अलग करना। ये टेक्नोलॉजी भविष्य में स्पेस स्टेशन बनाने और डीप स्पेस मिशंस के लिए बहुत ही जरूरी है। अच्छा, जमीन पे वापस आते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई है इंडिया एआई और माइक्रोसॉफ्ट के बीच। और इसका मकसद सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि एआई को पूरे भारत में टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंचाना है।
इसमें 5 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने से लेकर हमारी अपनी भाषाओं के लिए खास एआई मॉडल्स बनाने और सबसे ज़रूरी एआई के सही इस्तेमाल के लिए रूल्स बनाने तक सब कुछ शामिल है। और अब बात उन कानूनी और सामाजिक बदलावों की जो सीधे सीधे हम पर और हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर असर डाल रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक केस आया जिसकी जड़ में एक गहरा संघर्ष था। एक ट्रांसजेंडर महिला ने अपने आधार और पासपोर्ट तो अपडेट करा लिए, लेकिन जब उन्होंने अपने बर्थ सर्टिफिकेट में बदलाव के लिए अप्लाई किया तो 1969 के एक पुराने कानून की वजह से उन्हें मना कर दिया गया। इस केस में कोर्ट ने एक बहुत जरूरी कानूनी सिद्धांत का इस्तेमाल किया, जेनेरालिया स्पेशलिबिस नॉन डेरोगेंट। इसका मतलब बहुत सीधा है कि अगर किसी खास मुद्दे के लिए कोई स्पेशल लॉ बना है तो वो जनरल लॉज के ऊपर माना जाएगा। तो कोर्ट का फैसला इसी सिद्धांत पर था। उन्होंने साफ कहा कि 2019 का ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट, जो एक स्पेशल लॉ है, वो 1969 के पुराने जनरल लॉ से ज्यादा अहमियत रखता है। ये फैसला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अधिकारों के लिए एक लैंडमार्क विक्ट्री है। एक और बड़ा बदलाव इलेक्शन कमिश्नर्स की सिलेक्शन प्रोसेस में हुआ। देखिए, पहले इस कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस होते थे, लेकिन नए कानून के तहत चीफ जस्टिस को हटाकर उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किए गए एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया गया है। इस बदलाव ने इंस्टीट्यूशन की आज़ादी को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। और आखिर में एक ऐसा कदम जो देश में कानूनी और सामाजिक बहस को लंबे समय तक अफेक्ट करेगा। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसके साथ ही उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने के बहुत करीब आ गया है। तो जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ देखते हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है। इकोनॉमिक शिफ्ट्स, ग्लोबल पावर प्लेज, टेक्नोलॉजिकल लीप्स और सोशल रिफॉर्म्स, इनमें से कौन सी ताकत 2025 में भारत की कहानी को सबसे ज्यादा शेप करेगी? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा और हम सब इसके गवाह बनेंगे।